स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे आपका ट्री पार्टी स्ट्रगल फॉर कनौज, जो कि आपका क्लास 7 का हिस्ट्री का चैप्टर 2 का इमर्जेंस ऑफ न्यू किंगडम से संबंधित है। तो चलिए शुरू करते हैं आप ये सेकेंड पार्ट का वीडियो। तो देखिए, कनौज आपका ट्री पार्टी स्ट्रगल फॉर कनौज टॉपिक डिस्कस होगा। Kannauj was once the capital of Harsa. It was very rich and fertile land. To capture it meant the control of the Ganga Valley. देखिए, कनौज पहले हर्षवर्धन के साम्राज्य के समय हर्ष की राजधानी रह चुकी थी। यह एक बहुत ही समृद्धशाली और उपजाऊ भूमि थी। ठीक है, अगर जो भी राज्य या राजा इस भूमि को कैप्चर करता, अपने अंदर कंट्रोल करता, तो इसका मतलब था कि गंगा के वैली के क्षेत्र पर उसका कब्जा हो जाता। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोगों को इतना तक समझ में आया होगा। सो देयर वाज ए स्ट्रगल एमंग द थ्री पावर्स, द पाल, द प्रतिहार एंड द राष्ट्रकूट फॉर द कंट्रोल ऑफ कनौज फॉर अबाउट ए सेंचुरी फ्रॉम 780 to 910 विथ सेवरल राइजेज एंड फॉल्स। तो देखिए, कनौज की भूमि की इतनी महत्वपूर्ण होने के कारण इस भूमि पर कब्जा करने के लिए उस समय के 3 प्रमुख शक्तिशाली ताकतों के बीच युद्ध हुआ। ये शक्तिशाली ताकत थे प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल। ठीक है, लगभग इनका युद्ध 780 ईस्वी से लेके 910 ईस्वी तक चला, जिसमें से किसी का उदय हुआ और किसी का पतन। फर्स्ट ऑफ ऑल देयर वाज ए क्लैश बिटवीन द प्रतिहार रूलर वैश्य राजा एंड द पाल रूलर धर्मपाला ओवर द कंट्रोल ऑफ कनौज। देखिए, सबसे पहले जो लड़ाई हुई थी कनौज को लेकर, वो प्रतिहार शासक वैश्य राज और पाल शासक धर्मपाल के बीच में हुआ था। ठीक है, द पाल रूलर वाज डिफीटेड बट एट दिस स्टेज द राष्ट्रकूटा रूलर ध्रुवा अटैक द प्रतिहार टेरिटरी। देखिए, इस लड़ाई में क्या हुआ था कि जो पाल रूलर था, कौन था पाल रूलर? तो धर्मपाल, वो हार गया था। लेकिन उसी दौरान राष्ट्रकूट शासक ध्रुव अटैक कर दिया था प्रतिहारों के क्षेत्र पर। ठीक है, द प्रतिहार रूलर हैड रश टू राजपुताना एंड देन व्हेन ध्रुव रिटर्न टू द डेक्कन धर्मपाला रिकवरी हिज टेरिटरी एंड इवन कैप्चर्ड कन्नौज। तो देखिए, जो प्रतिहार रूलर था वो राजपुताना को हराने के लिए वापस गया, लेकिन जब ध्रुव वापस दक्षिण की ओर आया, तब तक धर्मपाल उसके क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था और कन्नौज पर भी कब्जा कर लिया था। मतलब कि कन्नौज पर पाल लोगों का शासन हो गया था। सिमिलरली द अटेम्प्ट ऑफ द नेक्स्ट प्रतिहार रूलर नागभट्ट टू कैप्चर कन्नौज वाज ऑलमोस्ट फॉइल्ड बाय द इंटरवेंशन ऑफ द राष्ट्रकूट रूलर गोविंद तृतीय। ठीक है, देखिए, जो नेक्स्ट अटेम्प्ट हुआ था कनौज को कब्जा करने के लिए, वो प्रतिहार शासक नागभट्ट ने किया था। ठीक है, इसने मतलब राष्ट्रकूटों के शासन के बीच में इंटरवेंशन किया था, जो उस समय शासक था गोविंद तृतीय। ठीक है, इसके बाद द धर्मपाला एंड शिव हिज सन देवपाला कंटिन्यूड रूल ओवर कन्नौज। ठीक है, लेकिन धर्मपाल और उसका पुत्र देवपाल कन्नौज पर शासन अपना जारी रखे हुए था। बट देवपाला सक्सेसर प्रूव्ड क्वाइट इनकम्पिटेंट, सो द प्रतिहार रूलर भोज एंड महेंद्रपाला डिफीटेड द पाल रूलर एंड रिकवर्ड मच ऑफ द टेरिटरी फ्रॉम द राष्ट्रकूटा रूलर। तो देखिए, जो देवपाल के बाद का जो शासक हुआ ना, वो अयोग्य था, वो उतना कह सकते हैं कि कंपेटेबल नहीं था। ठीक है, तो उस दौरान जो प्रतिहार रूलर भोज था और महेंद्रपाल को हराया। ठीक है, महेंद्रपाल को हराया। ठीक है, और पाल रूलर ने और रिकवर कर लिया अपना अधिकतर टेरिटरी, जो कि राष्ट्रकूटों के अंतर्गत था। ठीक है, इसके बाद इन्होंने कन्नौज पर भी कब्जा किया। इस तरह से ये लगभग 100 सालों से जो स्ट्रगल चल रहा था कन्नौज के लेकर, वो लगभग चलते रहा।
ठीक है। इन द म्यूचुअल क्वेल्स एंड कंटिन्यूअस बार्स द थ्री पावर एग्जॉस्टेड देयर रिसोर्सेज। देखिए लगभग इन तीनों शक्तियों के बीच में कन्नौज को कब्जा करने को लेकर बराबर युद्ध होता रहा, जिसके कारण धीरे धीरे करके इनकी सामर्थ्य और रिसोर्स घटने लगा, ठीक है, और इनकी शक्ति तेजी से घटी, ठीक है। और इन 100 वर्षों में ये तीनों साम्राज्य पतन की ओर अग्रसर हुए। इस दौरान नए शक्तियों का उदय हुआ, ठीक है। जो राष्ट्रकूटों का शासन था वो कब्जा कर लिया गया चालुक्यों के द्वारा, और पालों का जो शासन था उनको हटाकर शेराज ने कब्जा कर लिया, और प्रतिहारा एम्पायर छोटे छोटे राष्ट्रों में विभक्त हो गया, यानी छोटे छोटे भागों में विभक्त हो गया। इस तरह से ये तीन शासक कन्नौज पर कब्जा करने को लेकर तीन वंश आपस में लड़ते रहे और अंततः इनका पतन हो गया। उम्मीद है कि आपको ये त्रिपार्टी स्ट्रगल ऑफ कन्नौज समझ में आया होगा। अब हम बात करेंगे द टर्किश इन्वेशंस ऑफ इंडिया। तो देखिए द फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ द मुस्लिम टू इंटर इंडिया थ्रू सिंध हैड फेल्ड मेजरली, ठीक है। जो मुस्लिमों का पहला कोशिश था भारत में प्रवेश करने का वो सिंध के द्वारा था, लेकिन ये कोशिश पूर्ण रूप से असफल हुआ। ये कोशिश क्या हुआ? पूर्ण रूप से असफल हुआ। इट वेयर दैट तुर्क्स हु एस्टैब्लिश्ड देमसेल्फ इन इंडिया टू द 12th and 13th सेंचुरी AD, ठीक है। इसके बाद तुर्कों ने खुद को भारत में इस्टेब्लिश किया। कब? तो 12वीं से 13वीं शताब्दी में, ठीक है। तुर्क्स बेयर द रियलिटी द feudatories of the caliphs, but when the later become weak they started assuming independent status. Soon their eyes fell on India, which had disintegrated into a small states. तो देखिए तुर्क मुख्य रूप से कौन थे? तो तुर्क मुख्य रूप से फेडरेटरीज थे, किसके? कैलिप्स के थे। लेकिन जब इसकी शक्ति खत्म होने लगी कैलिप्स की, तो इन्होंने खुद को इंडिपेंडेंट स्टेटस में कर लिया, मतलब स्वतंत्र कर लिया, ठीक है। और फिर इनकी नज़रें इंडिया पर पड़ी, जो कि छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था और भारत के राजाओं के बीच एकता नहीं थे। तो ये स्थिति तुर्कों के लिए फ़ायदेमंद साबित हुई और इन्होंने भारत पर आक्रमण करने का सोचा। उम्मीद है कि आप लोगों को इतना तक समझ में आया होगा। अब हम बात करेंगे महमूद गजनवी के बारे में। महमूद गजनवी के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो देखिए महमूद वाज द रूलर ऑफ गजनी। ही वाज द फर्स्ट तुर्किश इन्वेडर टू invade India during the course of 25th year 1001 to 1025. He carried out 7 raids on India. देखिए महमूद कौन था? तो महमूद गजनी का शासक था। वो पहला तुर्किश आक्रमणकारी था जिसने भारत पर आक्रमण किया। इसके 25 साल के आक्रमण, ये लगभग भारत पर 25 साल तक कोशिश करते रहा। कब से कब तक? तो 1000 से 1 से लेके 1025 तक इसने कोशिश किया भारत पर आक्रमण करने का। ये 25 सालों में लगभग 17 बार भारत पर आक्रमण किया था। कौन? महमूद गजनी। अब देखिए यहाँ पर हम लोग जानेंगे महमूद गजनी का प्रमुख युद्ध, इम्पोर्टेंट इन्वेशंस ऑफ महमूद गजनी। पहला था वार अगेंस्ट जयपाल 1001, वार अगेंस्ट आनंदपाल 1008, इन्वेशन ऑफ नगरकोट और कांगड़ा 1009, इन्वेशन ऑफ थानेश्वर 1014। तो ये कुछ प्रमुख इन्वेशंस है किसका? महमूद गजनवी का, महमूद गजनी का, सॉरी। तो ये जो मैप हम लोग देख रहे हैं वो 1200 से 1300 ईस्वी के बीच का भारत का मैप है। ये जो मेरा मैप है वो 1200 से 1300 ईस्वी का मैप है, जिसमें हम लोग देख रहे हैं कि कौन कौन सा क्षेत्र भारत के अंतर्गत आता था। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पेशावर, काबुल, मुल्तान, लाहौर, ये सब हमारे भारत का भाग था।
अब नेक्स्ट है आपका इन्वेशन ऑफ मथुरा एंड कन्नौज, इन्वेशन ऑफ कालिंजर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और नेक्स्ट है सोमनाथ इन्वेशन। तो ये कुछ प्रमुख इन्वेशन हुए, आक्रमण हुए महमूद गजनी का भारत पे। यहाँ पे हम लोगों को पढ़ना है सोमनाथ का इन्वेशन, सोमनाथ का आक्रमण। The 16th and the most important the 16th and the most important invasion of Mahmud was his attack in AD 1025 on the Somnath temple in काठियावाड़। देखिए, महमूद गजनी का 16वां आक्रमण था, जो कि एक महत्वपूर्ण आक्रमण था आपका सोमनाथ के मंदिर पर, जो कि इसने 1025 ईस्वी में लगभग किया था। ठीक है, जो कि सोमनाथ मंदिर काठियावाड़ में पड़ता है। काठियावाड़ वर्तमान में कहाँ है? तो गुजरात में। ठीक है, महमूद हैड 80,000 सोल्जर टू अटैक द मोस्ट सैक्रेड एंड द रिचेस्ट टेम्पल ऑफ द हिंदूज। द हिंदूज फाउट desperately but they could not save it. 5,000 of their soldiers were killed. Mahmud again took away hundreds of mounds of gold, silver and costly jewels. It was his biggest plunder. The Caliph honored him for this. देखिए, तो महमूद ने अपने 80,000 सैनिकों के साथ हिंदुओं के सबसे पवित्र और धार्मिक स्थल और सबसे अमीर मंदिर सोमनाथ पर महमूद गजनवी ने आक्रमण किया। ठीक है, इस आक्रमण में हिंदुओं ने भी अपनी पूरी शक्ति से युद्ध किया, लेकिन इन लोग हिंदुओं ने अपनी मंदिर की रक्षा नहीं कर पाए। इस दौरान हिंदुओं के तरफ से 5,000 लोग सैनिकों की मृत्यु हुई। ठीक है, इस दौरान महमूद गजनी ने सोमनाथ मंदिर में खूब लूट मचाया। इसने सोना चांदी और बहुत सारे ज्वेलरियों को लूटा। ठीक है, ये महमूद गजनी का भारत में सबसे बड़ा लूट था। इस लूट के कारण खलीफा ने उपाधि से भी सम्मानित किया था। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट इन्वेशन था जो महमूद गजनी का भारत में था, और महमूद गजनी ने भारत को लूटा था। अब हम लोगों को पढ़ना है मोहम्मद गौरी के बारे में। ठीक है, Towards the end of the 12th century, Muhammad Ghori, ruler of a small kingdom in Afghanistan, attacked India. In AD 1175, he invaded Multan and captured it. Then he moved towards Gujarat, whose Rajput ruler Bhimdev Solanki fought bravely, giving him a crushing defeat in subsequent years. गौरी conquered पेशावर, सियालकोट एंड पंजाब। तो देखिए, 12वीं शताब्दी के अंत की बात है। मोहम्मद गौरी अफगानिस्तान के एक छोटे से राज्य का राजा था। इसने भारत की समृद्धता के बारे में सुनकर भारत पर आक्रमण किया था। 1175 में इसने मुल्तान पर आक्रमण किया और उसको अपने कब्जे में ले लिया। इसके बाद वो ये गुजरात की ओर बढ़ा, जहाँ के राजपूत शासक भीमदेव सोलंकी थे। भीमदेव सोलंकी ने महमूद गौरी से अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार युद्ध लड़ा, और इस युद्ध में मोहम्मद गौरी की हार हुई। ठीक है, इसके बाद मोहम्मद गौरी ने पेशावर, सियालकोट और पंजाब आदि क्षेत्रों पर भी कब्जा किया। इन AD 1191, गौरी अटैक्ड पृथ्वीराज चौहान, the Rajput ruler of Delhi and Ajmer. At that time, Prithviraj was the bravest ruler in North India. He defeated Gauri in the first battle of Tarain. देखिए, यहाँ पे आपको पढ़ना है तराइन के युद्ध के बारे में। ठीक है, 1191 में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण किया, जो कि दिल्ली और अजमेर का राजपूत शासक था। ठीक है, तो 1191 के युद्ध में पृथ्वीराज ने अपनी शक्ति और बहादुरी के बदौलत मोहम्मद गौरी को हरा दिया था। इस युद्ध को तराइन का प्रथम युद्ध के नाम से जाना जाता है। और पृथ्वीराज चौहान ने इस युद्ध के बाद मोहम्मद गौरी को मुक्त कर दिया था, यानी उसको छोड़ दिया था, जो कि मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान के द्वारा किया गया सबसे बड़ा गलती था। ठीक है, और छोड़ने के बाद मोहम्मद गौरी वहाँ से भाग गया था, लेकिन उसके बहुत सारे सैनिकों की इस युद्ध में मृत्यु हुई थी। ठीक है, लेकिन गौरी हिम्मत नहीं हारा। ठीक है, ये फिर वापस आया एक बहुत बड़े सेना को लेकर, और पृथ्वीराज चौहान पर इसने अगले साल फिर आक्रमण किया, जिसको हम लोग
तराइन का द्वितीय युद्ध कहते हैं। यह युद्ध 1192 ईस्वी में लड़ा गया, ठीक है। और इस युद्ध में मोहम्मद गौरी ने अपनी चालाकी और धूर्तता के बदौलत पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया, ठीक है। और इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु हो गई और इस तरह से तराइन का द्वितीय युद्ध मोहम्मद गौरी ने जीत लिया। इसके कुछ समय बाद मोहम्मद गौरी ने जयचंद को हराया। जयचंद को हराया 1194 ईस्वी में, ठीक है। लेकिन पृथ्वीराज चौहान को हराने के साथ ही ये बात जाहिर हो गया कि नॉर्थ इंडिया में राजपूतों का शासन खत्म हो गया। गौरी ने अपने साम्राज्य को एक साथ किया और वहाँ पर एक गवर्नर की नियुक्ति की। वो गवर्नर कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है, जो कि गुलाम वंश का शासक बना, ठीक है। तो देखिए, गौरी ने अपने साम्राज्य को कुतुबुद्दीन ऐबक के हवाले कर वापस अपने राज्य की ओर लौटा। लेकिन गौरी का भारत में लंबे समय से अनुपस्थित होने के कारण उसके क्षेत्रों में जो कब्जा किया हुआ क्षेत्र था उसमें अनियमितता और डिसऑर्डर उत्पन्न हो गया, ठीक है। और धीरे धीरे उसके अंतर्गत जो लोग गौरी के अंतर्गत काम कर रहे थे वो खुद को स्वतंत्र करने लगे, ठीक है। इस दौरान आपका खोलखारों का विद्रोह पंजाब में हुआ, तो गौरी ने इस वापस लौटा और खोखार का विद्रोह को क्रश किया, ठीक है। और इस 1206 में ये विद्रोह को गौरी ने समाप्त कर दिया, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि किस तरह से मोहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण किया था और तराइन का प्रथम और द्वितीय युद्ध आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट डे हम लोग डिस्कस करेंगे रियल फाउंडर ऑफ द मुस्लिम एम्पायर इन इंडिया। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। और घर में रहिए, पढ़िए और अपनी स्टडी को कंटिन्यू कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।